परफेक्ट मेल और फीमेल फेस कैसा होना चाहिए? Every face is unique. Perfection and symmetry is not beauty. What is that aging gracefully secret? जब आपको जरूरत नहीं होती है तो आपका जो नेचुरल स्किन का बैरियर लेयर है वो डैमेज हो जाता है। मेरी बेटी को भी कुछ तो भी लगाया था, सिंपल कोकोनट ऑयल, पूरी स्किन में दाने 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 आ गए थे। जब आप ये करना शुरू करते हो आप भूल जाते हो कि आप पहले कैसे दिखते थे। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारे लिए इंडियन भारतीय के लिए कि वो ग्लास स्किन अचीव करना पॉसिबल है। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। Welcome to this exciting episode of the Debina Banerjee Show, where I had the absolute pleasure of sitting down with Dr. Jayashree Sharad, इंडिया की सबसे रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक। अगर आप स्किन केयर मिथ्स को बस्ट करना चाहते हैं, DIY हैक्स के सच और झूठ के बारे में क्लैरिटी पाना चाहते हैं, या फिर बोटॉक्स और फिलर्स जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स की असली ट्रूथ्स समझना चाहते हैं, दिस एपिसोड इज अ मस्ट लिसन। डॉक्टर जयश्री के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन में हमने एजिंग ग्रेसफुली का सीक्रेट डिस्कस किया, डार्क स्पॉट्स का सोल्यूशन ढूंढा और स्किन केयर को वैनिटी नहीं सेल्फ केयर के रूप में देखा। ट्रस्ट मी, ये पॉडकास्ट आपको स्किन केयर की एक नई नजर देगा और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ घर ले जाने के लिए बहुत कुछ देगा। वेलकम टू द शो डॉक्टर जयश्री एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, सच एन ऑनर। आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी एक वीडियो जो मुझे एक आपके विषय में एक अलग पर्सपेक्टिव दिया था was the video wherein you actually described how a perfect male and a female face should be. तो मुझे ऐसा लगा, ओ माय गॉड, आई मीन अगर हम लोग फेस को प्रोपोर्शन वाइज एकदम मतलब ज्योमेट्रिकली देखें तो how correct is that? मतलब instead of a vague thing कि ऐसा होना चाहिए, जैसे इंडियन ब्यूटी में बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा नोज, ये वो, बट आपने बहुत साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन किया था। कैन वी हैव दैट? मेरे दर्शकों को आप एक बार सुना सकते हैं कि एक परफेक्ट मेल और फीमेल फेस कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शंस। तो ये हमारे साइंस में पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्कल्स और फेसेस में रिसर्च किया गया है और फिर देखा गया कि वर्ल्ड ओवर जो सारे ब्यूटीफुल फेसेस जिनको कहा गया है उनमें क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो तब पता चला कि ये सब कुछ एक मैथ है और आप कहीं से भी लोगों को ले लो कि एवरीथिंग इज 1:1.16। इट्स कॉल्ड द फाई रेशियो और द गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो अगर आपका ये सेंटर ऑफ द नोज से लेकर के सेंटर ऑफ द आई तक वो एक 1:1.6 दोनों तरफ है। फेस को अगर हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें तो ये पोर्शन, फिर मिडिल पोर्शन और लोअर पोर्शन तीनों एक जैसे होना चाहिए, उनका जो प्रोपोर्शन है वो एक जैसे होना चाहिए। फेस को आप वर्टिकली 5 में डिवाइड कर लो तो वो पांचों जो है वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। फिर मेल और फीमेल फेस कैसा होता है, ठीक है। मेल में जो है आपका ये जो एंगल है, इसको गोनियल एंगल बोलते हैं, ये ज्यादा अक्यूट होना चाहिए, मतलब जॉ लाइन का जो एंगल स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, मोर लाइक 90 डिग्री एंगल, वेयरएज इन अ फीमेल थोड़ा सा ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो मेल्स को वो स्क्वायर फेस अच्छा लगता है, फीमेल्स को ओवल फेस या हार्ट शेप्ड फेस कहते हैं हम, वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ से एक यहाँ पे बोन होता है जाइगोमा, ठीक है, तो चीक बोन, तो ये चीक बोन और यहाँ ये चीक बोन को अगर आप मेजर करते हो और ये एंगल को अगर आप मेजर करते हो, मतलब दोनों जॉ लाइन का और दोनों चीक बोन का, हाँ, यहाँ से यहाँ फीमेल्स में ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, तो ओवल हो गया फेस। अच्छा। मेल्स में ये चीक बोन टू चीक बोन और ये एंगल टू एंगल जो है इसको बाइजाइगोमैटिक एंड बाइगोनियल कहते हैं, ये सेम होना चाहिए। अच्छा, सेम होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो ऐसा स्क्वायर फेस आता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम फीमेल्स में दूसरी बात ये है कि ये जो एंगल है आपका यहाँ पर चीक बोन, फीमेल्स का थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा ओब्लिक होता है, ऊपर की तरफ जाता है, हम ब्लश लगाते हैं। मेल्स में ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये बोन ही ऐसा होता है स्ट्रक्चर। फीमेल्स में जो है आईब्राउ थोड़ा सा आर्च्ड होता है, फोरहेड जो है थोड़ा सा इस तरह से कॉन्वेक्स होता है, थोड़ा कर्व्ड होता है। मेल्स में ये फ्लैट होता है या इस तरह से इनवर्ड कर्व होता है। सो देयर आर ऑल दीज लिटिल डिफरेंसेस
इन फीमेल्स एंड मेल्स, जो कि यूनिवर्सली सिमिलर ही होता है। छोटी छोटी यहाँ वहाँ जो है थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती हैं इन अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन ये जो आप मैथ है इसको लेकर के आप हर चेहरे पर नहीं डाल सकते, क्योंकि हर चेहरा का जो यूनिकनेस है वो चला जाएगा। And the uniqueness lies in the imperfection. Yes, every face is unique, and that, as you rightly said, that you know perfection is not beauty. ये मैं हमेशा कहती हूँ, perfection and symmetry is not beauty. You know, your individuality is your beauty. That is your uniqueness. So using methods for correction, Yes. not for complete, Transformation and changing the face. वो नहीं होना चाहिए. How lovely. तो इतना सब कुछ मतलब you are here today, but I have read that you have had a very humble start. तो हम वहाँ पे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, because there are women out there who want to do something. कहीं उनको इधर से भी इंस्पिरेशन मिले, that how did you start and how did this journey begin? So I'm from Jamshedpur, right? Born and brought up in Jamshedpur, जो आजकल झारखंड में है. हाँ हाँ. Of course, I was in a good school, Sacred Heart School, but a very lower middle class family, very tough, पेरेंट्स से अच्छे स्कूल में तो डाल दिया, बट बाकी चीज़ें बहुत बहुत ही मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बट शुरू से यही था कि बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है. और जब मैं वो वाइट कोट देखती थी तो बहुत ऐसा एक वो लगता था कि ये लोग तो सेव कर रहे हैं हम लोगों को. तो उन दिनों तो यही था कि या तो आप डॉक्टर बनो या टीचर बनो. पता था कि ये CMC वेलोर है, AFMC पुणे है, एम्स दिल्ली है, बट उनके फॉर्म्स मैं खरीद नहीं पाई, क्योंकि पापा ने कहा एक या 2 फॉर्म्स खरीद लो, बिकॉज इतने सारे फॉर्म्स के लिए पैसे नहीं थे. तो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था, तो उसके फॉर्म्स ले लिए, और AFMC के फॉर्म्स 2 के फॉर्म्स लिए. AFMC तो मैंने एग्जाम दे दिया, बट आई डिड नॉट क्लियर. कहीं एक छोटा सा एड देखा मैंने, एंट्रेंस एग्जाम फॉर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. चुपके से वो फॉर्म भरा, मुझे 2 हफ्ते में रिप्लाई आ गया कि एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स होगा, बायो होगा, केमिस्ट्री होगी, और गांधी जी पे एक पेपर होगा. तो किसी तरह लोकल वाले कंपार्टमेंट में चढ़ गए, किताब नहीं था, पढ़ी नहीं थी. स्टेशन पे मेरा भाई जो है वो छोटा सा 9 साल का, वो अपने सीनियर से ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी लेकर आया, और उसने मेरे को स्टेशन पे दिया कि दीदी ये तुम पढ़ लो. फिर मैंने पूरी रात लोकल ट्रेन में मतलब लोकल कंपार्टमेंट में ट्रेन के बैठ करके पूरी रात वो, और दिस वाज माय वो थी कि मैं बहुत पढ़ाकू थी. मतलब हम स्टेशन पे उतरे और डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट पेपर गांधी जी पे, पूरी रात पढ़ी है, याद है, सब कुछ है, क्रैक्ड इट. मतलब इट वाज रियली अमेजिंग, एंड आई कांट थैंक माय ब्रदर इनफ. Sai, if you're listening to this, I am this because of you, and I thank you. So then गए, उसके बाद फिर बाकी एग्जाम्स हो गए, I cleared it. फिर MBBS हो गया. MBBS होने के बाद शादी हो गई तुरंत, और फिर मुंबई आ गई, बिकॉज हस्बैंड मुंबई से थे. तो मुझे करना था पीडियाट्रिक्स. हाँ, मुझे स्किन तो मतलब कहीं से था ही नहीं. तो फिर JJ में इंटर्नशिप किया मन लगा करके, और उसके बाद ट्राई किया, मिला नहीं. तो मुझे मेरे जो डायरेक्टर्स थे नानावटी हॉस्पिटल के, और मेरे सर थे डॉक्टर सावंत, उन्होंने कहा कि एक डर्मैट सीट है, अगर आपको चाहिए तो ले लो. मैंने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, क्या करें, ले लो, डर्मैट ही ले लो. तो इस तरह से मैंने डर्मेटोलॉजी ली. बट माँ नहीं रही, मम्मी नहीं रही, शी डिड नॉट नो. उनको पता ही नहीं कि मैंने डर्मेटोलॉजी लिया हुआ था. उनको तो यही पता था कि मेडिसिन, उसके पहले ही वो गुजर गई थी. काश शायद वो देख रही हूँ कहीं से. I think somehow a blessing happened. जो extra push वो फेरी एंजल बन के दे देते हैं आपको, आपकी सही डायरेक्शन में उन्होंने घुमा दिया. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 2000 में मैंने डॉक्टर टीना एल्स्टर करके हैं वॉशिंगटन DC में, शी इज वन ऑफ द क्वीन ऑफ लेजर्स, उनको लिखा था कि मुझे सीखना है आपसे. तो उनके यहाँ से बड़ा अच्छा प्यारा रिप्लाई आया कि बिल्कुल सीखो, मतलब द फीस $3,500 पर मंथ. $3,500 तो मैंने देखे भी नहीं थे वैसे उन दिनों. तो मैंने चुपचाप रख दिया कहीं कि छोड़ो अभी, ये तो मतलब एक फिर ट्रैवल, फिर स्टे, फिर खाना कौन करेगा, ठीक है, तो रख दिया था. और अभी अक्टूबर में मैं
I shared the same stage with her where she was a speaker and I was a speaker. Yeah. Oh, that's the journey. That's the journey. It was amazing. So in 2004 August I went to Bangkok. I got a scholarship in Ramati Body Hospital. जो हमारे HOD थे प्रोफेसर निवात पोलनिकॉन, जो हॉस्पिटल का काम है वो 6:30 को खत्म होता था, फिर वो अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू करते थे। तो मैंने कहा कि सर मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मैं आपका मतलब कैन आई जस्ट जॉइन यू इन योर प्राइवेट क्लिनिक। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तब ना ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जस्ट आया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग। तो दैट डिस्ट्रीब्यूटर ओवर देयर एंड सर आल्सो टॉट मी, सिखाया उन्होंने मुझे कि ऐसे करते हैं इसको ये। फिर मैंने वो डिवाइस फर्स्ट टाइम आई गॉट इट टू इंडिया, जब लोगों ने सुना ही नहीं था, जिसको आरएफ बोलते हैं। डॉक्टर निवात ने भी काफी मेरे बारे में चर्चा की बैंकॉक में, फिर मुझे बैंकॉक इनवाइट किया एज अ स्पीकर। तो मैंने वहाँ एक लेक्चर दिया, फिर उन्होंने ही मुझे फिर हांगकांग में बोले हांगकांग में एक है वहाँ आ जाओ, और वहाँ एक लेजर स्पेशलिस्ट थे जो बहुत ही मशहूर थे। उन्होंने मुझे बहुत चैलेंजेस, स्टेज पे मैं थी और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने भी डट के जवाब दी, मुझे डर नहीं था। 2006 में एक लेडी ने मुझे फोन किया ढूंढ कर, ये जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, इन्होंने एक इंडियन को, बहुत ही सेलिब्रिटी इंडियन थी, उनको कहा कि तुमको ये ट्रीटमेंट यहाँ इंडिया मतलब मुंबई से हांगकांग आकर क्यों करना है, डॉक्टर जयश्री वहाँ है, उनके पास जाओ, वो मुंबई में है, उनसे करो। तो फिर उस तरह से उन्होंने फोन करके मुझे ढूंढ निकाला। मेलबर्न में मैंने फर्स्ट टाइम डर्मा रोलर खरीदा, सब लोगों ने सुना भी नहीं था डर्मा रोलर क्या। दिस वाज 2006। जो कंपनी है डर्मा रोलर का पेरेंट कंपनी वो लंदन में, तो सॉरी जर्मनी से है, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ये कौन है भाई जो इंडिया में फैला रही है इतना डर्मा रोलर। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप लंदन आओगे क्या, फेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ, आप कैन यू कम एज a speaker and faculty and can you train these London doctors, क्योंकि इनको नहीं आता। फिर ये जो एक्टर है इनको लंदन के किसी डॉक्टर ने बोला कि आप जयश्री है मुंबई में, उनके पास जाओ। फाइनली मैंने अपना क्लिनिक खरीदा 2013 में, और उसका फिर लॉन्च सर बच्चन सर ने किया, तो फिर उसमें फिर ये पंडोरा बॉक्स खुला एंड दैट इज द जर्नी। तो इससे एक चीज एक्चुअली साबित होता है, हर एक की जर्नी एक ही नहीं होती है। I mean, and if you fail in the first, phase, आपको वहाँ पे वो आपका फेलियर आप कभी नहीं मानो, यू टेक अनदर रूट। इनफैक्ट मुझे मेरी एक स्टोरी याद आ रही, तो मैंने सोचा आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से, बिकॉज जैसे आप बोल रहे थे ना, मुझे एकदम से लग रहा था देयर वाज दिस ब्यूटी पेजेंट दैट हैपेंड, और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे बस करना था, मॉडलिंग करना था। तो देयर वाज मिस कैलकाटा, न्यूज़पेपर में देख के पार्टिसिपेट किया, सिलेक्ट हो गई, स्ट्रेट अवे ऑन द रैंप डे पहुंच भी गई, और फर्स्ट राउंड में आउट हो गई। और मैं बैठी हुई थी आउट होके, माय मॉम वाज टेलिंग चल चल घर चलते हैं, क्या कर रही है बैठ के। I don't know why, I just stuck through, I was just sitting there. I again participated दूसरे किसी pageant में, and I won. So ये नहीं कि you lost and you go home, you have to stick to it. You have to stick to it. Yeah. What's that thing that a dermatologist, as a dermatologist you would say, but dermatologist would not say? I would say that less is more. तो जो भी आप करते हो, प्रोडक्ट्स लगाते हो, तो ज़रूरी नहीं है आपको 10 स्टेप स्किन केयर करना है। आप बेसिक स्किन केयर करिए, होलिस्टिक स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। सो ईट राइट, स्लीप ऑन टाइम, लर्न टू डील विथ योर स्ट्रेस। आपका स्किन तब ग्लो करेगा जब आप अंदर से भी हेल्दी और खुश रहो। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में, कि आपके स्किन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बस ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट करते जाओ क्लिनिक में। इंटरवेंशनल स्किन केयर है ना, हाइड्रोफेशियल्स कर लो, लेज़र कर लो, पील्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हर 2 हफ्ते में कर लो, नहीं ज़रूरत है। दैट इज़ समथिंग दैट पीपल विल नॉट टेल यू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जीन्स आपके जो है आपके साथ देंगे 20%, फिर आपका 20% जो है वो लाइफस्टाइल है, फिर 20% आपका स्किन केयर है, और बाकी 40% जो है विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं।
तो डू यू थिंक इट्स एन एडिक्शन, मतलब So- लोगों को लोग करने हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं ये आई भी करा थिंक लो वो भी दोनों, करा आई थिंक दोनों है, एक तो एक बात मैं कहना चाहूंगी, आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम है, और नॉन डर्मैट जो है उनके बड़े बड़े क्लिनिक्स है, स्किन क्लिनिक्स, राइट। और ये एक बिजनेस बन रहा है धीरे धीरे, सोशल मीडिया से इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि अरे यार मुझे हाइड्रा फेशियल करना ही है, तब मुझे इनके जैसा स्किन मिलेगा, मुझे ये ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, देन आई विल गेट दिस ग्लो। आपके स्किन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, एक्ने नहीं है, कुछ नहीं है, और आप सिर्फ स्किन को मेंटेन करना चाहते हो, तो एज के हिसाब से आप राइट प्रोडक्ट्स यूज करिए, फिर 30 के बाद फिर आप कुछ शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पे जब आपने बात किया ही है अबाउट डिस्कलरेशन एंड पिगमेंटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्किन है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सन में जाते एकदम सुपर टैन हो जाती हूँ। मेरे गाल में एक पिंपल आता है तो वो मार्क छोड़ जाता है, तो जाता ही नहीं है। इट टेक्स फॉर एवर, it just takes forever. Do you think there are certain skin type or something which is more prone for pigmentation and marks and discoloration? we are Indian skin, we are all shades of brown, okay। एक फिट्जपैट्रिक स्किन क्लासिफिकेशन होता है जो हमें पढ़ाया जाता है, तो हम लोग टाइप 3, 4, 5, 6 में पढ़ते हैं। टाइप 3 इज लिटिल वीटिश, फेरिश वीटिश, यू कैन से जो हमारे स्टैंडर्ड में फेयर है, हमारे स्टैंडर्ड में जो फेयर है। फिर टाइप 4 विल बी लिटिल मोर ब्राउन, टाइप 5 लिटिल मोर, टाइप 1 और 2 जो है वो कोकेशियन स्किन है, दे डोंट टैन इजीली, दे बर्न इजीली। उनका स्किन जो है, उनके स्किन में फियोमेलेनिन ज्यादा है, यू मेलेनिन कम है। मेलेनिन इज अ काइंड ऑफ पिगमेंट, उसमें दो ब्रांचेस है, एक फियोमेलेनिन, एक यू मेलेनिन। जब आपके स्किन में यू मेलेनिन ज्यादा हो, जैसे कि हमारा इंडियन स्किन टाइप 3, 4, 5 मोस्टली ज्यादा काला या वीटिश या ब्राउन कलर ज्यादा होता है, मतलब टैनिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, तो वी टैन इजीली, वी पिगमेंट इजीली, बट वी विल नॉट एज इजीली। आप देखो हमारे लाइंस, रिंकल्स है ना, आप किसी 40 ईयर ओल्ड के साथ बैठ जाओ, या आपका जो भी एज है, आप 35 के हो, आप दूसरे एक वाइट स्किन के साथ बैठ जाओ 35 ईयर ओल्ड, वो आपसे 10 साल ज्यादा दिखेंगी 100%, अगर उसने कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ तो, राइट, बिकॉज दे एज फास्टर, उनके लाइंस वगैरह जल्दी आते हैं। हमारे स्किन में जो मेलेनिन है, जो पिगमेंट है, यही पिगमेंट हमको बचाता है सन से, तो हमें यही पिगमेंट हमें स्किन कैंसर से बचाता है। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड सजेस्ट कि जिससे ये टैनिंग कम हो सकता है? सबसे पहले तो सनस्क्रीन है ना, तो सनस्क्रीन जो है वो आपको एक अपना रिचुअल बना लेना चाहिए, आपके डेली स्किन केयर नहीं, आपके डेली रिचुअल में ही आपको सनस्क्रीन यूज करना है। 365 डेज वेदर यू इंडोर्स और आउटडोर्स, आपको सनस्क्रीन लगाना है। फिर आता है टैन रिमूव करने के लिए या टैन से बचने के लिए, नॉट ओनली टैन, इवन पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, स्पॉट्स, पिंपल्स के बाद जो दाग छूट जाते हैं, या जैसे आपने कहा कि कुछ चोट भी लग जाती है तो निशान पड़ जाता है ना, तो इस तरह की चीजें ना हो, उसके लिए आप पहले से प्रिवेंट कर सकते हो। यू कैन यूज इंग्रेडिएंट्स, आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है जिसे हम कहते हैं मेलासिल, ओके। तो ये जो इंग्रेडिएंट है, इस पे कुछ 18 साल रिसर्च हुआ है इस पे, और जो मैंने अभी मेलेनिन पिगमेंट की बात की है, जो पिगमेंट है वो जो मेलेनिन बनता है, ये हमारे स्किन में बनता है। मेलेनिन प्रिकर्सर्स करके होते हैं स्किन में, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें काफ़ी केमिकल्स और एंजाइम रिएक्शंस के बाद ये मेलेनिन पिगमेंट बनता है, ओके। तो ये जो मेलासिल है, हाँ। ये मेलेनिन प्रिकर्सर्स को, यानी कि वो डोपा, टायरोसिन वगैरह को ही जाके अटैक कर देता है और वहीं रोक देता है। तो अगर वो उनको ही जो आपके जस्ट बीज हैं उनको ही जाके अटैक करके वहीं कहानी खत्म कर देता है, तो फिर पिगमेंटेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। ओह माय गॉड। तो ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है, और आजकल एक प्रोडक्ट है जिसमें इस इंग्रेडिएंट के साथ ग्लाइकोलिक एसिड भी है। ग्लाइकोलिक एसिड इज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर, हल्का सा एक्सफोलिएशन भी करता है
और आपके कोलेजन को भी स्टिमुलेट करता है, तो आपके फाइन लाइंस, डायलेटेड पोर्स वो सब कम हो जाती है। नायासिनामाइड जो है ये आपका विटामिन B3 है, ये आपका जो स्किन का बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर है इसे बनाता है, सेरामाइड्स बनाने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, पिगमेंट लाइटनर भी है। तो ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है एक साथ उनको जब आप कंबाइन कर लेते हो तो बहुत ही मज़ेदार एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बन जाती है जो कि पिगमेंटेशन के लिए बहुत सही है। और शायद आप फिर अगर आपको एक्ने है तो आप विटामिन C नहीं यूज़ कर सकते, और किसी को बहुत सेंसिटिव स्किन है आप कोजिक एसिड नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसे में आप ये वाला जो मेलासिल जो इंग्रेडिएंट है ये सेफ है आपके स्किन टाइप के लिए। मुझे लगता है कि आज तक मुझे इतना क्लैरिटी के साथ मुझे किसी ने नहीं समझाया था। हाउ वेल यू एक्सप्लेन, मतलब इट इज लाइक अ डायग्राम हैपनिंग इन माय ब्रेन कि जो मेलासिल है वो मेलेनिन प्रोड्यूस करने के जो वक्त जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो तो उसी वक्त उसको जाके कम कर देता है। ग्लाइकोलिक एसिड ऊपर से हल्के से पील कर देता है तो ऊपर का जो टैनिंग है वो निकल जाता है। इनफैक्ट आई वॉज अबाउट टू से दैट विद द सेम इंग्रेडिएंट्स मेलासिल, ग्लाइकोलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड, वी हैव द लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम जो मैं खुद यूज कर रही हूँ एंड आई एम सीइंग ग्रेट रिजल्ट्स। इनफैक्ट आई हैव इट ऑल्सो विथ मी टुडे। तो दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग अ ग्रेट रिजल्ट। देयर आर सम स्किन लाइटनिंग एजेंट्स, हम मार्केट जब जाते हैं खास तौर से इंडिया में, आप फार्मेसी चले जाओ और पिगमेंटेशन के लिए क्रीम मांग लो तो एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन है जो सर क्लिगमैन बहुत ही रिनाउंड वो हैं, उन्होंने फॉर्मुलेट किया था इन द US, और वो मेलाज्मा वगैरह के लिए बहुत चला। तो उसमें एक स्टेरॉइड है, उसमें रेटिनॉइड है और उसमें हाइड्रोक्विनोन है, ठीक है, बट है चमत्कार कर लेता है वो, बट यू कांट कीप यूजिंग इट। इमेजिन अगर आप स्टेरॉइड यूज करते रहो तो आपका स्किन बहुत पतला हो जाएगा, आपको पिंपल्स होंगे, आपका स्किन सेंसिटिव हो जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो दिखने लगेंगे, आपके कैपिलरीज दिखने लगेंगे, तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन होगा। और हाइड्रोक्विनोन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करो, वो भी एक बहुत अच्छा स्किन लाइटनिंग एजेंट है, बट आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको उसके और डबल पिगमेंटेशन हो जाएगा, आपके उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ जाएंगे। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रोडक्ट US में चल जाती है, क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस पे ही आपको मिलेगा, और जैसे ही आपका वो ट्यूब खत्म होता है आप वापस जाके खरीद नहीं सकते, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, आपको अगर मैंने वो लिख दिया, समझो आजकल हम लोग नहीं लिखते, बैन कर दिया हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके उनको अपील करके ये इसको बैन कर दिया। आप जाओ, आप खरीद लो और फिर आप सालों साल वही लगाते जाओ और फिर आपको सारे साइड इफेक्ट्स, आपका स्किन इतना खराब हो जाएगा। तो ये हमने देखा है। सो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन जो आप यूज कर रही हैं ये कहीं ज्यादा सेफ हैं और रिलायबल हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड भी हैं। How amazing, and I know I'm in safe hands. So just in case if you, I mean today we came to know, I mean मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यूज तो बहुत कुछ करती हूँ, पता नहीं इसके बारे में डांट पड़ेगी, पर I know what I am using is absolutely perfect. Coming to some of the skincare myths which you hear, आपको ऐसा कुछ स्किनकेयर मिथ आपको ऐसा लग रहा है जो आप सुनते आप बोलेंगे नहीं नहीं? लोग शायद पसंद ना करें, लेकिन सबसे बड़ा मिथ जो हमेशा मैं सुनती हूँ, दैट एवरीथिंग नेचुरल इज और एवरीथिंग ऑर्गेनिक इज गुड। और ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट नेचुरल है या ऑर्गेनिक है वो सही में ऑर्गेनिक और नेचुरल हो, क्योंकि उसमें हो सकता है प्रिजर्वेटिव्स हो, और क्योंकि आप ऑरेंज को या पपाया को कितने दिन रख सकते हो रॉ, हाँ, राइट? सड़ जाएगा। तो ये एक तरीके से आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितना टू व्हाट लेवल इज इट रियली नेचुरल। कई सारी सिंथेटिक चीज़ें हैं जिनमें फॉर्मुलेशंस हैं, जिनमें बहुत रिसर्च, बहुत साइंटिफिक वे में उन्हें बनाया गया है, और यू कैन यूज देम जैसे आप यूज कर रही हैं, राइट? इट्स नॉट नेचुरल बट इट्स वेरी सेफ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक नेचुरल सेफ हो और हर एक सिंथेटिक आपको कैंसर दे दे और केमिकल हो। We are always talking about aging gracefully. So, what is that aging gracefully secret?
just beyond products? Apart from products, you have to eat healthy. You have to make sure you're not indulging in alcohol and smoking because they are absolute destructors of your collagen. Smoking female की skin को ज़्यादा खराब करता है than male skin or same? It's equal, yeah, but smoking से जो collagen degradation होता है वो बाकी और किसी से नहीं होता है. और जब हम smoking की बात करते हैं तो हम जूल, वेपिंग ये सब उसी में आ जाता है. Oh, अच्छा, it's not cigarette. लोग vape करके सोचते हैं that it's not smoking. It's basically the nicotine which is creating more free radicals. जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं आपके बॉडी में निकोटीन से, और फिर उससे जो आपका स्किन का डिग्रेडेशन होता है, कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, इलास्टिन फाइबर्स, स्किन का जो फ्रेमवर्क है वो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स से बना है, उसका ब्रेक डाउन जल्दी होता है. हाइपरपिगमेंटेशन, ये जो मेलानिन है ये ज़्यादा बन जाता है, जो जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा. तो लिप्स काले हो जाते हैं, अंडर आई सर्कल्स होती हैं, क्रोज फीट आ जाते हैं, ड्राइनेस, एलर्जीज, एक्जिमाज, ये सारे. शुगर, Yes. शुगर, अच्छा लोगों में ये है कि मैं तो शुगर नहीं खाती हूँ, मैं बहुत ऑर्गेनिक जैगरी खाती हूँ. बट चक्कर ये कि वो ऑर्गेनिक जैगरी भी आपके बॉडी में IGF-1 लेवल बढ़ा देगा. वो एक हार्मोन है, और जब वो बढ़ेगा तो एक एजिंग प्रोसेस, जो ग्लाइकेशन है वो ज़्यादा होगा, तो सारा आपका जो कोलेजन बन रहा है वो वापस ब्रेक डाउन कर जाएगा. ठीक है. सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ एजिंग वापस वो और फास्ट हो जाएगा. आपके लाइंस, रिंकल्स वगैरह बढ़ेंगे, आपका सैगिंग बढ़ेगा, और अगर आपको एक्ने है या एक्ने प्रोन स्किन है तो वो भी बढ़ जाएगा. जैसे IGF-1 बढ़ता है शुगर से, तो वैसे ही वो लेवल बढ़ते ही क्या होता है, सिग्नल्स जाती हैं आपके ब्रेन में, फिर वहाँ से आपके ओवरीज में इन मेल्स योर DHT लेवल्स विल इंक्रीज, और फिर उससे आपके ऑयल ग्लैंड्स को सिग्नल्स आती है. एक पूरा एक केमिकल लोचा है, राइट. फिर आपके ऑयल ग्लैंड्स में जाके सिग्नल्स आती है कि भाई ये अब आप ऑयल ज़्यादा बनाइए क्योंकि यहाँ IGF बढ़ रहा है, तो फिर ऑयल ज़्यादा बनता है. ऑयल ज़्यादा बनते ही क्या होता है, आपके ऑयल ग्लैंड्स में एक्स्ट्रा ऑयल हो जाती है, फिर जो नॉर्मल सिक्रीशन आपके ओपन पोर से बाहर आते हैं वो एक्सेस में आने लगता है, फिर क्लॉग होने लगता है, फिर वहाँ ब्लैक हेड्स बन जाती है. जब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ब्लैक हेड्स बनती है, वाइट हेड्स बन जाता है. फिर जो नॉर्मल आपके बैक्टीरिया हैं, पी एक्ने, उनको बड़ा पार्टी मिलता है, खाना मिल रहा है ज़्यादा, तो वो पार्टी करती हैं. तो वो अगर 10 हैं तो वो 1000 बन जाती हैं, तो फिर आपको पिंपल हो जाता है. तो ये इतना ज़्यादा ये सारा प्रोसेस बनता है एक वो शुगर से. So no sugar. स्लीप हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है. आपका सर्काडियन रिदम नॉर्मल रहे, तो आप हर रोज एक टाइम सेट कर लो, उस पे सो. आज 10 बजे, कल 2 बजे, परसों 1 बजे, ये नहीं चलेगा. पूरा साइकिल चेंज हो जाएगा, हार्मोन्स आपके यहाँ के वहाँ हो जाएंगे. ठीक है. हम सबको स्ट्रेस है, लेकिन आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? आप क्या टाइप A पर्सनालिटी हो, अभी तक ड्राइवर नहीं आया, अभी ये नहीं आई, अभी ये नहीं हुआ? नो, टेक इट काम. उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ लव बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, नहीं हो रहा है तो पेंटिंग करो, गाना गाओ, डांस करो, कमरे में बंद करके अपने आप को, समथिंग टू रिलीज योर स्ट्रेस एंड वो बहुत ज़रूरी है. और फिर थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट्स करो. जो मैंने कहा कि आप 35 के हो तो थोड़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग कर लो, आप 40 के हो तो आप हाईफू कर लो, आप स्किन बूस्टर्स कर लो, साल में 2-3 बार कर लो. पूरे साल 12 महीने करने की ज़रूरत नहीं है. I want to know what is your skincare routine? तो मेरा स्किन केयर बहुत सिंपल है. मेरा क्लेंजर जो है वो मेरी स्किन पे डिपेंड करता है कि तब वो ज़्यादा मैं ऑयली फील कर रही हूँ या ड्राई फील कर रही हूँ, या क्लाइमेट कैसा है. बहुत ठंड है तो फिर मैं नॉन फोम बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर लूँगी, तो वो चेंज होता रहता है. बट मेरा जो डे क्रीम है वो कभी चेंज नहीं होता है. तो क्योंकि मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ऐसा एक क्रीम यूज़ करती हूँ जिसमें 1% रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड भी है, और तो मॉइस्चराइजिंग प्लस एंटी एजिंग. और उसके बाद में सनस्क्रीन. आई डोंट थिंक मैंने 25 साल में कभी सनस्क्रीन मिस किया हो. नाइट में कितनी भी थक जाऊँ, रात को कितने भी लेट आऊँ, मैं मेकअप रिमूवल ज़रूर, वो मेरा एक रिचुअल है. मेकअप निकाल करके फिर से फेस क्लेंस करके, अगर थक गई हूँ तो फिर एक मॉइस्चराइज़र लगाकर सो जाती हूँ, और अगर नहीं तो जो डेली रिचुअल है, मैं एक अंडर आई सीरम लगाती हूँ. वो भी मैं आजकल लगाना मैंने शुरू किया, क्योंकि अब स्किन जो है बहुत ही, अंडर आई का स्किन जो है बहुत रिंकली होने लग गया है, फाइन बिकॉज ऑफ एज.
तो मैं एक सीरम लगाती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड सीरम अंडर आइज पे। पूरे फेस पे मैं एक रेटिनॉल बेस्ड क्रीम लगाती हूँ और मॉइस्चराइज करती हूँ फुल बॉडी। इसमें से मुझे 3 क्वेश्चंस याद आए। पहली बात तो जो डबल क्लेंजिंग बोल के इंटरनेट इज ऑलवेज टॉकिंग, व्हाट इज दैट डबल क्लेंजिंग? डबल क्लेंजिंग मतलब पहले आप एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर से आपका जितना ऑयल, डर्ट, जितना मेकअप, थिक लेयर ऑफ मेकअप, आई मेकअप जो नॉर्मल फेस वॉश से नहीं निकलता, आप वो सब क्लीन करो और उसके बाद फिर आप दूसरा फेस वॉश यूज करो, और तो इसे डबल क्लेंजिंग कहते हैं। कुछ लोग क्लेंस करके फिर एक टोनर जो है वो लेते हैं, उसे भी डबल क्लेंजिंग आप कह सकते हो। अच्छा, ये मतलब सबके फेस लिए वॉश यूज करने के बाद टोनर पैड से यूज पैड से करते फिर तो क्लीन उस करो, वो भी डबल क्लेंजिंग क्लेंजिंग हो हो गया। गया। उसके बाद फिर एसेंस लगाते हैं लोग। हाँ, लेकिन ये सब लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। डबल क्लेंजिंग उनके लिए है जिनमें जिनको बहुत एक्ने हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो, या फिर बहुत मेकअप हो। हाँ, बहुत मेकअप लगाओ, तो उनके लिए जो है इसकी अहमियत है। हाउ नाइस, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो। नहीं तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, मैं भी चलो करूँ, इट्स नॉट नेसेसरी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तो आपका जो नेचुरल स्किन का बैरियर लेयर है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि आप एक्सेसिव एक्सफोलिएशन कर लेते हो। जैसे हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में कोकोनट ऑयल दे देते या बेबी ऑयल दे देते मेकअप निकालने के लिए, विथ टाइम एंड विथ लग्जरी आपको फिर कहा जाता है नो नो, इससे पोर सारे क्लॉग हो जाएंगे, यू यूज अ मेकअप रिमूवर। सो इज देयर अ डिफरेंस रियल में? सो इसमें भी कुछ सच है, कुछ सच नहीं है। अगर आपको, फिर से मैं वही कहूँगी कि अगर आपका स्किन ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है, आपको पिंपल्स आ जाती हैं, तो फिर आप ऑयल नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑयल से क्लॉग होंगे आपके पोर्स। बट अगर आपका स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई है, तो आप यू कैन डेफिनेटली यूज कोकोनट ऑयल टू रिमूव योर मेकअप, या बेबी ऑयल, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका स्किन एक्ने प्रोन है ही नहीं। Internet is only talking about the Korean glass skin. So how true is that? Is it possible? I want to know from a dermatologist कि हमारे लिए, इंडियन भारतीय के लिए, कि वो ग्लास स्किन अचीव करना पॉसिबल है? जैसे मैंने कहा, हमारा स्किन टाइप ही अलग है। हमारे लिए जो ग्लास स्किन है वो क्या होना चाहिए कि इवन स्किन टोन, ब्लेमिश फ्री एंड रेडिएंट, दैट इज आवर ग्लास स्किन। आपको वो ग्लास स्किन जो कोरियंस का है वो आप अचीव नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्किन अलग है, हमारा स्किन टाइप अलग है। हमारे कोलेजन फाइबर्स जो है वो बहुत डेंस है, उनका स्किन बहुत पतला होता है, हमारा थोड़ा सा थिक स्किन टाइप होता है, उनका कलर अलग होता है, उनका जो मेलानिन कंटेंट है वो अलग होता है। तो उनके लिए वो सही हो, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है, वो है भी सही नहीं। मैं एक बात बताऊं, किसी को भी परफेक्ट स्किन नहीं हो, किसी का भी परफेक्ट स्किन नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, आप, एंड इट्स एन एक्सटर्नल ऑर्गन, वो इतना काम कर रहा है, वो आप इस लाइट्स में, आप सन धूप में, फिर पोल्यूशन है, अब फिर स्ट्रेस है, फिर स्मोक है। कोई जरूरत नहीं है कि आप, उन्होंने कुछ किया तो आप भी शुरू हो गए। कोई के ब्यूटी कर रहा है, कोई जे ब्यूटी कर रहा है, कोई, मैं कहती हूँ आई ब्यूटी शुरू कर दो, इंडियन ब्यूटी। अरे उससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। तो माय नेक्स्ट थिंग इज, ये मेरी मम्मी भी एक्चुअली बोलती है, तो आज उसका भी हम लोग को असली आंसर मिल जाएगा कि आप जब भी घर में जो भी फ्रूट है तो उसका पील या वेजिटेबल का पील मुंह में लगा लो, बिकॉज एवरी फ्रूट हैज अ डिफरेंट विटामिन और वॉट एवर सम काइंड ऑफ एन एसिड, तो दैट विल गिव अ नेचुरल पीलिंग इफेक्ट एंड मतलब ब्राइटनिंग इफेक्ट कुछ। तो हाउ ट्रू इज दैट? एंड एनी हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट जो बहुत फेमस हो रहा है फिलहाल, तो आपको लगता है वो बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे कोई चीज जो फेस में नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी? लेमन जूस पूरी दुनिया लगाती है, राइट? हाँ। बट क्या होता है कि मुझे बचपन में भी, मतलब मेरी मम्मी ने भी बोला था, इट्स लाइक अ ब्लीच, फेस पे लगा लो। सिट्रिक एसिड, व्हाट इज इट? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, AHA हम सुनते रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसका पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक है। हमारे स्किन का पीएच न्यूट्रल है, न्यूट्रल से अल्कलाइन की तरफ है एक्चुअली। कुछ बहुत एसिडिक चीज लगाओ फेस पे तो, और अगर आपका स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है या नॉर्मल भी है, लेकिन आप टेम्परेचर जो बहुत लो है, आप ज़्यादा एसी में हो या कोल्ड क्लाइमेट्स में जा रहे हो, तो ऐसे में
आपका स्किन का पीएच और खराब हो जाएगा और एक इरिटेशन सी हो जाएगी, स्किन सेंसिटिव हो जाएगा, कई बार लोगों को रैशेस हो जाती है, बर्न्स हो जाता है, कई बार वो लेमन जूस से होता है, क्योंकि जब आप जो आप लगा रहे हो उसका पीएच और स्किन का पीएच दोनों डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब AHAs लगाते हैं तो बिकॉज वो जब आप AHA लगा रहे हो, अब आपने वो लेमन जूस को निकाला, फिर उसको आपने फॉर्मुलेशंस में डाला और उसमें आपने कुछ ऐसे केमिकल्स डाले ताकि उसका पीएच जब आप लगाते हो वो स्किन के पीएच के साथ मैच हो जाए, तब जाकर के वो ही लेमन जूस बॉटल में आपके स्किन पे अच्छा काम करता है। सिमिलरली बेकिंग सोडा बहुत लोग यूज करते हैं, जिसको जब ठीक मतलब चल गया, लेकिन बेकिंग सोडा आपके स्किन के पीएच को बहुत अल्कलाइन बना देगा। 7 के मतलब जब वो अल्कलाइन बन जाता है, 7 के ऊपर पीएच चला जाता है, तो आपका जो मॉइस्चर और बैरियर लेयर जो हम कह रहे हैं, स्किन ऐसा समझ लो कि अपर एपिडर्मिस जो है वो ऐसा ब्रिक एंड मॉर्टर की तरह है, इस दीवार की तरह। तो ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर है ये आपका बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके नीचे आपका डर्मिस है जहाँ आपके कोलाजन, इलास्टिन फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स सब हैं। तो ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर को ही आप खराब करते हो जब आपका पीएच अल्कलाइन बनता है। तो आप बेकिंग सोडा यूज करते हो तो आप उसको और अल्कलाइन करते हो। अब आपने दूसरी बात कही कि आप स्किन का जो जो कुछ वेजिटेबल पील्स हैं, कुछ हैं, तो ऐसे कुछ हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पपाया। अगर आपका स्किन सेंसिटिव ना हो, आपका स्किन बहुत ज्यादा मतलब ऐसे फ्लेकी ना हो, पील नहीं कर रहा हो, तब आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आपका ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप पपाया पील लगा सकते हो, मैश्ड पपाया लगा सकते हो। पोमोग्रेनेट खाने के बाद वो अगर जूस बना लिया तो उसके सीड्स को एज अ स्क्रब यूज कर सकते हो। ये सेफर फ्रूट्स हैं। पर जहाँ आ गई संतरा, मौसम्बी, ऑल द सिट्रिक थिंग्स, वो नहीं लगाना चाहिए। अभी अभी मेरे पास लास्ट वीक एक यंग गर्ल आई थी, पूरे फेस पे काले काले डॉट्स थे। मुझे लगा चिकन पॉक्स हो गया और वो ठीक होकर के इसका खड्डे भी हो गए और डार्क स्पॉट्स भी हो गए। मैंने डायरेक्ट यही पूछा कि भाई ये चिकन पॉक्स हुआ था? उसने कहा नहीं। आप मुझे डांटना मत। मैंने कहा क्या? मैं क्यों डांटू, आप मुझे, मेरे पास पहली बार आए हो। उसने कहा मुझे इतने पिंपल्स हो गए थे तो मुझे किसी ने कहा गार्लिक लगा लो, तो उसने लहसुन लगा लिया, तो उसके पूरे फेस पे काले काले स्पॉट्स भी हो गए और खड्डे जैसे हो गए, चिकन पॉक्स स्कार्स की तरह। कई बार ये सारी चीजें जो है, घरेलू नुस्खे जो हैं, वो आपको पता कर लेना चाहिए। अब मैं बचपन से रोज, हर रोज टिल माय 10th स्टैंडर्ड रात को माँ मलाई लगाती थी, ठीक है। स्किन बहुत, लकीली मेरा स्किन जो है बहुत ड्राई स्किन टाइप है, तो ऑब्वियसली मलाई में लैक्टिक एसिड है, तो मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम कर गया। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। इसे मलाई लगाने बचपन से मुझे याद आया कि मेरी बेटी को भी मैंने कुछ तो भी लगाया था, सिंपल कोकोनट ऑयल, और पूरे स्किन में एकदम दाने 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 आ गए थे। सो देन द डॉक्टर सेड डोंट अप्लाई एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, मतलब जबकि आजू बाजू से सब लोग एडवाइस दे रहे थे आज मलाई से नहलाओ, छोटे बच्चे का स्किन मलाई से नहलाओ, इससे नहलाओ, उससे नहलाओ तो बच्चे का स्किन और ब्राइट हो जाएगा एंड ऑल। तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे इससे नहीं नहलाना। और इनफैक्ट जो मम्मियाँ हैं वो भी जानना चाहती है कि when is the right time to introduce skincare for our babies? See, textbook says that you can start at the age of, when the baby is born, you can start moisturizing. Sunscreen you start at the age of 1. If you look, हमारी प्रथा आप देखो, जब when the baby is born, तो हम बेसन लगाते हैं, that is exfoliation. हम वहीं से शुरू कर देते हैं cleansing. फिर हम तेल लगाते हैं, तेल से मालिश करते हैं, that is moisturizing. फिर हम बेबी को अच्छे से रैप करते हैं, बाहर जाते हैं तो पूरा कवर कर देते हैं, that is sun protection. स्टार्ट तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, राइट, बट यही है कि हम केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं, विच इज फाइन। मैं यूजुअली सनस्क्रीन इंट्रोड्यूस करती हूँ एट द एज ऑफ 4. सो बिटवीन द एज ऑफ 4 and 9 मैं कहती हूँ मॉइस्चराइज करिए, हाइजीन सिखाइए अपने बच्चे को। एनी नाइस बेबी क्लेंजर यू कैन यूज, रफ सोप्स मत यूज करिए, मॉइस्चराइज करिए पूरे बॉडी को, नॉट जस्ट द फेस, एंड सनस्क्रीन on the exposed parts of the body once in the morning. वो भी आपको pediatric sunscreens आजकल मिलती हैं, तो you can start
सो दिस इज बिटवीन 4 and 9. फिर 9 के बाद फीमेल्स में एंड इवन नाउ मेल्स वो प्यूबर्टी जल्दी हिट कर रहे हैं आजकल. पहले हम 13-14 कहते थे, अब हम 9 में थोड़ा सा उनको और सतर्क कर देते हैं कि भाई अब आपको ये भी देखना है कि बच्चा आपका ज्यादा शुगर नहीं खा रहा हो, बच्चा आपका ज्यादा जंक फूड नहीं खा रहा हो, बच्चा आपका बहुत ज्यादा मिल्क नहीं पी रहा हो. अगर एक्ने प्रोन स्किन है, फैमिली में जीन्स में पेरेंट्स को एक्ने हुआ है तो हो सकता है बच्चे को भी हो. तो ऐसे में जहाँ भी आपका IGF बढ़ सकता है, तो शुगर से बढ़ सकता है, मैदे से बढ़ सकता है, जंक फूड से, फ्राइड पोटेटोज से, मिल्क से. तो ये फिर मैं कहती हूँ कि अब आप कम करना शुरू कर दो. This is the age when you have to stop that. Also, I want to know skincare mistake that people do, जो गलत करते हैं, जो अभी तो नहीं दिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है ठीक ही तो है, और बाद में उसका असर होता है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप एक कोई प्रोडक्ट यूज करो और वो मतलब कंटिन्यूसली, और वो प्रोडक्ट सही नहीं हो आपके लिए और आप वो यूज करते रहो. कई बार ये इनमें नाम नहीं होता है प्रोडक्ट्स में, कोई हर्बल है, कुछ है, हर्बल के नाम पे बिक गया है और फिर वो आप यूज कर रहे हो, उसमें हाइड्रोक्विनोन है, उसमें स्टीरॉयड है, या फिर ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, तो उससे फिर आपको पिंपल्स हो जाएंगे, स्किन सेंसिटिव हो जाएगा. वो एक चीज है, ठीक है, प्रोडक्ट्स. सेकंड, फेयरनेस क्रीम्स. या अच्छा, हाँ. मोस्ट फेयरनेस क्रीम्स, उसमें मर्क्यूरी है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं. तो ये आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हो और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड यूज करो, या फिर अगर वो अच्छे रिव्यूज, मतलब उस पे उसके इंग्रेडिएंट्स ट्रांसपेरेंट हैं, पैक पे लिखे हुए हैं, रिसर्च्ड हैं, तो ही आप यूज करो. दूसरा हो गया जो मैंने आपको कहा कि वेरी फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट्स, मतलब हर हफ्ते लेजर कर रहे हैं, हर 2 हफ्ते लेजर कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग. और फिर आता है एक चीज है जो है ओवर फिलिंग द फेस. Like I was about to come there, topic of Botox and fillers. सबसे पहले तो मैं इधर पूछना चाहती हूँ, I mean, how is Botox and fillers different from plastic surgery? क्योंकि जब भी I'm not even saying actors का तो predominantly सामने दिखता है, तो लोग जैसे लिखते हैं, ये देखो प्लास्टिक सर्जरी करा लिया. So how true is that? मतलब can we call it plastic surgery or it is different? Plastic surgery basically क्या है, when I don't know why it's called plastic, it's cosmetic surgery, is when आप पेशेंट को काटते हो, मतलब एनेस्थीसिया देते हो, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हो, एनेस्थीसिया देते हो और फिर नाइफ से काटते हो. चाहे वो अपर लिड ड्रूप कर रहा हो तो उसे अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, लोअर लिड में बहुत पफिनेस है, बैग्स हैं, तो उसे लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी कहते हो. जहाँ पे एक कट हो, स्टिचेस हो, उसे हम प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं. तो बोटॉक्स एंड फिलर्स जो है ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें कोई काटना नहीं होता है, कोई ऐसा बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, स्टिचेस हैं, रिकवरी टाइम है 1 महीने का, ये सब कुछ नहीं है. बोटॉक्स एक प्रकार का इंजेक्शन है जो कि बेसिकली इवन 10 साल के बच्चों को दिया जाता है अगर उन्हें सेरेब्रल पैल्सी हो, या किसी को माइग्रेन हो, किसी को आजकल सर्जरीज में यूज करते हैं. मेरे हस्बैंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन हैं, तो वो काफ़ी सारे सर्जरीज में यूज करते हैं मसल्स को स्टेबलाइज करने के लिए. तो सर्वाइकल डिस्टोनियाज, हाइपरहाइड्रोसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, आईलिड पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बोटॉक्स, TMJ प्रॉब्लम्स, क्लेंचिंग, जो रात को ब्रक्सिज्म, रात को सोते समय इस तरह से वो क्लेंच करते हैं लोग, समझ नहीं आता उनको, तो इन सब के लिए बोटॉक्स एक मेडिसिन है. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने डॉक्टर जीन करूथस से सीखा है खुद. शी इज़ द इन्वेंटर ऑफ कॉस्मेटिक बोटॉक्स. तो ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थी और हैं, मतलब आज भी बहुत अच्छा इनका प्रैक्टिस है, बट आजकल वो ऑफ्थेल्मोलॉजी नहीं करती हैं. तो जब ये अपने ब्लेफरोस्पैज्म यानी कि आईलिड पैरालिसिस वाले जो पेशेंट्स हैं, उनको जब ये बोटॉक्स इंजेक्शन देती थी, उनके पेशेंट्स बहुत खुश होकर वापस आते थे कि मेरे रिंकल्स गायब हो रहे हैं, मेरे क्रोज फीट गायब. अब वाइट स्किन में वैसे ही क्रोज फीट ज़्यादा होते, तो वो आते. तो ये एक सिलसिला बन गया कि 2 पेशेंट, 3 पेशेंट, 4 पेशेंट. फिर वो आई और उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को, उनके हस्बैंड डर्मेटोलॉजिस्ट, अभी डॉक्टर एलिस्टर करूथस, वो भी मेरे टीचर, उन्होंने उनको बताया कि आप ये सब क्रीम्स देते हो, कुछ नहीं होता है, कोई भी आज तक भी ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो रिंकल्स को गायब कर सके. फिर उन्होंने स्टडी की
और फिर बोटॉक्स कॉस्मेटिक इंट्रोड्यूस हुआ। बोटॉक्स तो हमेशा से रहा है, बहुत सालों से रहा है। तो ये मसल में एक दवा इंजेक्ट किया जाता है जो कि मसल को रिलैक्स कर देता है, तो आपका जो मसल मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आप मसल को बहुत हिला रहे हो, बहुत मूव कर रहे हो, जैसे आप एक्टर हो तो आपको तो एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप बहुत मूव करते हो तो आपके फ्राउन लाइन ज्यादा आ जाती है। जो भी आप एक्सरसाइज करो वो ज्यादा बल्क अप होता है। आप यहाँ रात को क्लेंच करते हो या वेट्स उठाते हो, तो ये आप एक्सरसाइज करते हो तो धीरे धीरे ये मसल बढ़ जाता है, तो आपका स्क्वायरिश फेस हो जाता है। तो उसमें आप बोटॉक्स जो है वो दवा डालते हो ताकि वो मसल जो है वो वापस से छोटा हो जाए, रिलैक्स हो जाए। फिलर्स, अच्छा कई बार लोग जो है फिलर्स करते हैं, बट लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं अरे इसने बोटॉक्स बहुत करा लिया। एक्चुअली वो बोटॉक्स नहीं होता, वो फिलर होता है। जो भरी भरी सी फेसेस होती हैं, ऐसा लगता है कि गाल मतलब पूरे भरे हुए हैं, पूरा मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना सारा वो फिलर भरा गया है। फिलर क्या है? एक सिरिंज है 1 ml, उसमें हाइलुरोनिक एसिड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट या पॉलीएल लैक्टिक एसिड, इस तरह के कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो टेम्पररी फिलर है वो होता है हाइलुरोनिक एसिड, जो सेफेस्ट है क्योंकि उसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक इंजेक्शन से। तो ये एक प्री फिल्ड सिरिंज है इसलिए, और वो हम डालते हैं किसी या तो किसी इंडेंटेशन में, ठीक है। जैसे अगर आपका सैगिंग हो गया, एज, अब मैंने शुरू में कहा था एज के साथ क्या होता है, आपका बोन जाता है, आपका डीप फैट जाता है, मसल जाता है, सब कुछ नीचे आता है। तो वो फाउंडेशन को वापस लाने में हम फिलर को बोन के ऊपर डालते हैं, यहाँ पर बोन के ऊपर डालते हैं, यहाँ पर बोन के ऊपर डालते हैं, तो टू गिव इट अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो 5 ml अगर आप लो तो वो एक टीस्पून 5 ml का टीस्पून के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइलुरोनिक एसिड डाल रहे हो, हाइलुरोनिक एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, वो पानी अब्सॉर्ब करके स्वेल होता है एंड इट रिटेन्स 1000 टाइम्स इट्स वेट ऑफ वाटर। अगर आप बार बार फिलर कर रहे हो, आपने आज आपके अंडर आइज हॉलो हैं, तो आपने एक सिरिंज किया या 2 सिरिंज कर लिए ज्यादा से ज्यादा, फिर भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि अरे अभी भी थोड़ा है, तो रहने दो ना, थोड़ा तो नेचुरल लगना चाहिए। आप उसको इस तरह मत भरो कि वहां कुछ दिखे ही ना, मतलब फिर आपकी आंखें छोटी हो जाए। 6 महीने बाद जैसे तो थोड़ा सा वो फिलर जो है वो जाने लगता है उसका असर, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है, आधा चला जाता है और आधा कहीं जाके रह जाता है, डीप बोन के किसी कोने में जाकर बैठ जाता है। फिर जब आप वापस डालते हो, आपको लगता है अरे ये थोड़ा सा कम हो गया, रहने दो, 1-1.5 साल तक रहने दो, उसका टचअप मत करो, क्योंकि जब आप फिर डालोगे फिर वो हाइलुरोनिक एसिड थोड़ा सा कहीं और जाके बैठेगा, तो आप थोड़ा 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 हाइलुरोनिक एसिड, आपका 50% तो चला गया, बट चलो 60-70% चला गया, 30% है, बट हर 6 मंथ्स में वो 30% बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, और फिर वो वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो आपका फेस तो पफी हो ही जाएगा ना। एंड डू यू थिंक दिस इज एडिक्टिव? कुछ हद तक ये एडिक्टिव है। तो अगर आप आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रेशर्स, उसके बाद हजारों ये पैजेंट्स होती हैं, लोगों को लगता है कि मैं एक इसकी तरह दिखूं, या मेरी फ्रेंड का स्किन तो बहुत अच्छा है तो मुझे भी ऐसा, मेरे भी लिप्स ऐसे हों, या मेरे भी लिप्स काइली जेनर जैसे हों, या बेला हदीद जैसे हों, तो ये एक सॉर्ट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम बन रहा है लोगों में जब वो देखते हैं कि उनके फीचर्स वैसे नहीं है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो फिर वो आते हैं ये ट्रीटमेंट्स करवाने या अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने। जब आप ये करना शुरू करते हो तो आप करते रहते हो, आपको वो आदत बन जाती है, आप भूल जाते हो कि आप पहले कैसे दिखते थे। फिर धीरे धीरे आपका जो फेस का, आपके लिप्स अगर बहुत पतले थे और उसके बाद आप फिल करा रहे हो, एक स्टेज पे आप भूल जाते हो कि आपके लिप्स कैसे थे। ऐसा कभी हुआ कि आपने बोला किसी को नो? बहुत बार हुआ है, हाँ? बहुत बार हुआ है, और बहुत बार मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी खोए हैं, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तो चैन की नींद सो सकती हूँ, और मैं अपना जो एथिक्स है वो फॉलो कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आई हैव डन द राइट थिंग, मैंने इसको बिजनेस नहीं बनाया। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर 1 or 2-3 पीपल जिनको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा किया हुआ है, बट वो उनके फेस पे निखर के आता है। मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा कर रही हूँ, बट जब वो फाइनल रिजल्ट आता है वो 2-3 लोग ही हैं, तो फाइनल रिजल्ट फिर लगता है कि वाओ यार, बिकॉज दे कैन कैरी इट। और बोटॉक्स से पैरालिसिस हो जा रहा है, ये वो कुछ कुछ वीडियोस जो अभी आ रहे हैं,
Do you think that is true? It's not true because Botox is used to treat paralysis, to treat cerebral palsy, brain palsy. Botox जो है उसका असर जो भी है वो मैक्सिमम 4 महीने तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो वो परमानेंटली कुछ पैरालाइज कर ही नहीं पाएगा, नंबर 1। अब लोग जो पैरालिसिस बोल रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? अगर मुझे यहाँ ये जो फ्राउन लाइंस हैं, आप दिख रहे हैं आपको थोड़े से, तो ये फ्राउन लाइंस में जो पढ़ाया जाता है कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स में आप 64 यूनिट्स करो, और मैंने आपको 64 यूनिट्स कर दिया तो मेरा पूरा फेस जो ऐसा हो जाएगा, खिंचा खिंचा, तो लोग उसको पैरालिसिस कहते हैं। बट क्यों कर रहे हो वैसा? आप 12 यूनिट्स डालो ना, यहाँ 12 डालो, यहाँ 5-6 डालो, 7 डालो, To keep the naturality alive and do it. टाइनी डोजेस जो लोग आजकल बेबी बोटॉक्स भी कह रहे हैं वो करो। इन ओल्डर पीपल देयर इज अ मसल कॉल्ड फ्रंटालिस, यहाँ से आता है यहाँ तक ऐसे अटैच होता है। दिस मसल पुल्स योर फोरहेड अप, ठीक है? जैसे जैसे मसल का जो थिन होता है, मसल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, तो लोग जो है ये ज्यादा यूज करते हैं इसको भी उठाने के लिए, देखने के लिए भी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है। तो अगर आप ये मसल ज्यादा यूज करो, उससे ही आप वो लाइंस को छुपा मतलब मिटाने के लिए उसमें आप बोटॉक्स डाल रहे हो, तो आपका कहीं तो कॉम्पनसेशन होगा, ठीक है? तो ये जो है आपके ये बढ़ जाएंगे, हाँ, और ये फिर उठेगा नहीं, तो फिर उसे पैरालिसिस कहते हैं। तीसरा, ये सारे मसल्स इंटरकनेक्टेड है, तो एक मसल यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ से एक आ रहा है और एक यहाँ है, ठीक है? ये अटैचमेंट यहीं पे है, तो कहीं आपने एक्स्ट्रा डोज दे दिया और यहाँ जो 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 कि डिप्रेसर है इसको रिलैक्स करना था, बट ये एक्चुअली ये जो ऊपर वाला मसल उसमें चला गया, तो ये उल्टा काम कर जाएगा, तो आपका लिड जो है वो ड्रूप हो जाएगा। साइंस बहुत है, तो फिर लोग उसे पैरालिसिस कहते हैं। तो इसलिए ये सब चल रहा है, बट जो भी होगा वो 4 महीने के लिए या यूजुअली 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है, बट मैक्सिमम अगर आप सोचो तो भी 4 महीने से ज्यादा रह ही नहीं सकता। So the But 4 concept कि 6 इससे एकदम मतलब पूरा पैरालाइज्ड हो गया, ऐसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया, it's the concept is completely wrong. That's wrong. That's a myth. वो टेढ़ा मुंह इसलिए हुआ क्योंकि या तो आपने ज्यादा डोज दे दिया, या तो आपका जो बोटॉक्स है वो गलत मसल में डिफ्यूज कर गया। आप करके तुरंत एक्सरसाइज करने चले गए तो वो गलत मसल में चला गया, तो वो डिफ्यूज हो गया और फिर वो हो गया। मुझे लगता है कि आज मैंने क्लियरली इतनी सारे बातें, मतलब लाइक अ बुक, ऐसा लग रहा है मैंने आज पढ़ा और लाइक अ बुक इट इज क्लियर इन माय ब्रेन। और मुझे लग रहा है कि जो कॉन्वर्सेशन हमारी आज हुई, जो लोग सुनेंगे ना, इट विल बी सो क्लियर इन देयर ब्रेन दैट दे विल नो, अच्छा ये it's not plastic surgery guys, this is a botox or a filler, like you know, cosmetic treatment, and you know, इसमें कोई सिलाई फुड़ाई नहीं हुआ, तो it is not even a surgery. So everything is so clear in my brain. Also, you know, doing a little bit of filler is not bad. लोग कहते हैं अरे क्या है, you know, अब आप एज के साथ आपके लिप्स जो है वो पतले हो जाते हैं बिकॉज बोन स्ट्रक्चर चला जाता है, तो आपने उसमें थोड़ा सा लिप फिलर कर लिया तो क्या बुरा किया? even men it just gives you a little bit of you know and like a little volume, तो एक attractiveness, एक youthfulness आ जाती है फेस पे। If it is used to make you look fresh and youthful, then what is the harm? पर लेकिन आपका अगर वो एडिक्शन बन जाए and if you keep on doing और फिर you start looking similar. Yeah, absolutely. वो मैथ कैलकुलेट करके आप सबको एक तरह से बना लो या ओवर कर लो, पिलो फेसेस जिसे कहते हैं, या पहले लिप्स आ रही हैं फिर फेस अंदर आ रहा है रूम के, जो ये जोक बन गया है यार। तो हाँ, तो ऑलवेज मतलब कीप योर ओरिजिनल लुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड उसके बाद आप एनहांस करो, एंड मेरे हिसाब से किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। जस्ट बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, always be a better version of yourself. How wonderful. So इसी better version of
my understanding of from a dermatologist point of view, मुझे लगता है I had an amazing session today. एंड उसी के साथ इस आज की सेशन को मैं फिनिश करती हूँ, एंड आई एम श्योर कि लोग बहुत और सवाल पूछेंगे. वैसे जितने मेरे दिमाग में थे मैंने तो सारे पूछे. और भी कुछ सवाल है तो आप ज़रूर लिख के भेजिए. आई विल ट्राई एंड गिव दोज आंसर्स बाय आस्किंग हर. एंड yeah, I hope you got enriched in today's session, and I hope, doctor, you had a good time. I had a wonderful time because the kind of questions that you asked were so enlightening. I really thoroughly enjoyed. बहुत मज़ा आया आपके questions का, उसके जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये सारे आपने इतने सारे myths को मतलब आपने इतना You did. नहीं, but आप बहुत ज़रूरी होता है कि जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो सही तरीके से, जैसे डायरेक्टर होता है, वो एक्टर तो है अच्छा, लेकिन जो आपका डायरेक्टर है वो आपका बेस्ट निकालता है. तो आपने मेरा बेस्ट निकाला होगा, शायद लोगों को लगा होगा. और इनसे मुझे और भी जो चीज़ मैंने पहले भी बोला, दैट इफ़ यू वांट समथिंग, आपके रास्ता शायद दूसरे के जैसा एकदम सेम टू सेम ना हो, बट आपकी जो मंजिल है वहाँ पे तो आप ज़रूर पहुँचेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी निराश नहीं होना है. जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठो, पहुंच ही जाओगे. और नॉर्मली नहीं, द बेस्ट होके पहुंचोगे, बिकॉज योर विजन वाज क्रिस्टल क्लियर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you for having me. तो आज हमारे एपिसोड के बहुत सारे टेक अवे हैं. वन इज रास्ता अलग हो सकता है. अगर आपका लक्ष्य तय है आप वहां पे जरूर पहुंचेंगे. दूसरा, अगर आप डार्क स्पॉट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की. और ब्रेक थ्रू इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं ऐसे लाइक मेलिसिल इन प्रोडक्ट्स लाइक लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम, जो हमारी स्किन को ब्राइटर हेल्थियर स्किन बना देता है और आपका स्किन हमेशा आपको थैंक यू बोलेगा.